जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स इज़ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा पहला लेक्चर है मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए, तो मैकेनिक्स 1 का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहते किसे हैं। एक्चुअली बेटा अगर इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि सेंटर ऑफ मास यानी मास जो है उसका सेंटर, यानी कि ये अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मैस है और ये क्या इसका सेंटर। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, यानी यूनिफॉर्म फॉर्म में है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती फिर उसका कोई पॉइंट जो है वो कोई और होता, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होता। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को देखें तो एक्चुअली हमारे पास ये कोई पॉइंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है इसलिए क्या कहेंगे हम इसे, कोई भी पॉइंट होगा। It is a point at which the whole mass of an object or a system of particles may supposed to be concentrated। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी का जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का सारा मैस कॉन्सेंट्रेट करता हो, या कोई भी सिस्टम है, यानी कोई भी सिस्टम हो, और वो सिस्टम हमारे पास रॉकेट भी हो सकता है, वो सिस्टम हमारे पास बस भी हो सकती है, उसकी छत हो सकती है, वो हमारे पास कोई ट्रेन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसका हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, सेंटर ऑफ मैस। तो सेंटर ऑफ मैस जो है वो हमें क्या बताता है, यानी कि जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर होल मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करता होगा, कंसंट्रेट होगा, यानी मुर्तकिज़ होगा, वहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, यानी सारा मैस वहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो अब हमारे पास जो यूनिफॉर्म बॉडी होता है उसका तो हम इजीली जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनका तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री जो सेंटर ऑफ मैस इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास इरेगुलर शेप में होते हैं, जैसे हम यूँ कह दें कि इरेगुलर शेप से, या चलें पहले रेगुलर शेप के बारे में बता दूँ। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया, या इसके अलावा हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, या सफ़ेयर ले लेते हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। लेकिन जो इरेगुलर शेप्स या इरेगुलर बॉडी होती हैं उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इरेगुलर शेप्स एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैथमेटिकल मेथड्स आर नेसेसरी टू फाइंड द सेंटर ऑफ मैस। यानी सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, या ये कोई यूँ ऑब्जेक्ट ले लें, या कोई भी इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट ले लें। अब इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली फॉर्म को डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या है। कि हम सपोज करते हैं कि बेटा हमारे पास जो है एक लाइक सपोज दैट कि हमारे पास ये जी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओके, और हमारे पास एक ये ओरिजिन है, वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है जो जिसका मैस m1 है, और जो दूसरा मैस पड़ा हुआ है इसका मैस क्या है, m2 है। ये m1 है और ये हमारे पास m2 है। तो m1 मैस जो है उसका पहले हम इनका सेंटर ऑफ मास मालूम करते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा, इधर में ये सेंटर नहीं बनेगा इसका सेंटर बनेगा ये वाला आकर, क्योंकि ये हैवी है और ये क्या, लाइटर मैस। अगर दोनों सेम साइज़ को होते तो फिर ये सेंटर में आकर बनता है इसका सेंटर ऑफ मैस CM, और सेंटर ऑफ मैस को आप किस रिप्रेजेंट करेंगे, CM से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओरिजिन से लेकर, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में तो XCM कहेंगे, यानी कि क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मैस का जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CM के साथ। ओके, ये जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होगा बेटा, हमारे पास x1 होगा। इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, x2 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है बेटा जी, इसमें हमने XCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ज़रा उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है कि XCM इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये क्या है हमारे पास, ज़रा इसको हम समझ लेते हैं जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमने जो इक्वेशन है इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, ज़रा देखें कि बेटा अब हमारे पास जो है, अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आपको समझाने वाली बात है वो आपको बात समझनी है आपने गौर से। तो क्या समझनी है कि हमारे पास जो नेट टार्क होगा
जो नेट टार्क एक्टिंग एट अ सेंटर ऑफ मैस, यानी यहाँ पर जो टार्क एक्ट कर रहा होगा सेंटर ऑफ मैस के ऊपर, ठीक है, वो नेट टार्क क्या होगा, वो होगा 0। यानी इसकी वजह से ये जो हमारे पास मैस है, इसका जो है मैस है, इसका जो मैस का कोई ना कोई वेट भी होता है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इसका क्या होगा, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो जो नेट टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0। नेट टॉर्क का मतलब क्या होता है, यानी यूँ समझ लें कि अगर इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि टा1 माइनस टा2 अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इज इक्वल टू 0। ये माइनस का वहाँ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, टा1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टा2। तो ये माइनस का वहाँ जाकर प्लस का हो गया। अब ज़रा देखें टा का हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, आर एफ नहीं होता, ये भी हमारे पास क्या होगा, आर एफ नहीं होगा। तो टॉर्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आर एफ और आर एफ। तो अब आपने क्या करना है, इन आर और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। लेकिन ये आर जो है ये एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस है, कहाँ से भला, ये वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मैस से, पहले ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का, जिसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये मैं आपको फाइंड आउट कर दिखाता हूँ कि आर कैसे फाइंड आउट करना है आपने। जी बेटा, तो हमारे पास जो है हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे इस इक्वेशन की वैल्यू को, एक्स एम इज इक्वल टू m1x प्लस m2x, m1 प्लस m2, ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली टार्क एक्ट कर रहा होगा इस बॉडी के ऊपर और इस बॉडी के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस। अब ये टॉर्क इस डायरेक्शन में है, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम यूँ कह सकते हैं टा1 पहले के लिए, टा2 दूसरे के लिए। तो टा1 और टा2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव का साइन वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टा1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टा2 बन जाएगा। अब याद रखिएगा टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ नहीं होता, और टा2 भी क्या होता है, आर एफ होगा। यानी ये पहले मैच के लिए है और ये दूसरे मैच के लिए। अब ये जो आर है बेटा, याद रखिएगा ये जो आर है ये वो डिस्टेंस है, कहाँ से बोला, सेंटर ऑफ मैच से, इसका दूसरे का और इसका यहाँ से, ये हमने फाइंड आउट करना है। और एफ़ का पता है आपको, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू के, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी के। जब पहले मैथ्स के लिए लेंगे तो m1g लगा देंगे और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, m2g लगा देंगे। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास, ये वाली इक्वेशन किस तरह से बनी है। जी अब ज़रा गौर करके देखें तो हमारे पास सेंटर से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो बेटा डिस्टेंस है वो पहले मैथ्स का वो क्या है, x1। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, xcm, टोटल है xcm। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, -x1। तो बाकी ये नहीं बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ भी ये वाला देखें, फिर बताता हूँ मैं बात आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर ऑफ मैस डिस्टेंस है xcm, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी बेटा टा1 की वैल्यू आ गई। अच्छा ये हो गया किसकी वैल्यू आ गई, r की, ये बताया था r। अब f बराबर किसके होता है, w के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1g से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टा1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली टा2 की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम हमें, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम है, वो कितना है, x2। ओके अच्छा वो हमारे पास क्या है जी, x2। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, xcm। तो इस टोटल में से ये वाला क्या कर देंगे, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा m2g, ये हो जाएगा x2 माइनस xcm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टा2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो बन जाएगा हमारे पास m2g x2 माइनस xcm इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1g, ये हो जाएगा xcm माइनस क्या हो जाएगा, x1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास, ये नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी जी, नई इक्वेशन हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से बनेगी, m2g x2 माइनस m2g xcm इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा m1g xcm माइनस m1g x1। अब बेटा xcm वाली वैल्यूज़ को अलग-अलग कर लें आप लोग। xcm, एक ये xcm की वैल्यू है और दूसरी कौन सी है जी, हमारे पास ये xcm की वैल्यू है। ये यहाँ पर माइनस का वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1g x1 प्लस m2g x2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1g xcm प्लस m2g xcm।
तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास m, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जी, इक्वेशन बन जाएगी m1g। ओके, दोनों में g कॉमन ले लें, बल्कि ऐसे कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2, दोनों में क्या आ गया g कॉमन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई, इन दोनों में xcm कॉमन है, तो xcm क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और m1gx1 m1gx2 ये क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन पे क्या बन जाएगी, g फिर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा हमारे पास m1। और बल्कि हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हमारे पास यहाँ पर g नहीं आना, यहाँ पर ये g नहीं आना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास m1 प्लस m2 कॉमन है, और g क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो g से g क्या कर दें, बल्कि मिस्टेक हो गई, एक मिनट ठहरे, मैं आपको ज़रा क्लियर करके बताता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुई है। बल्कि इसको आप ना, मैं आपको अगेन करा देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। टा1 इज़ इक्वल टू टा2, तो टा1 की वैल्यू हमने जो वहाँ से निकाली थी वो क्या निकाली थी, m1g, क्या निकाला था, xcm माइनस क्या हो गया था, x1 इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m2g। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी जनाब x2 माइनस xcm, g को इधर से इधर कैंसिल आउट कर दें, ये इजी हो गई आपके लिए। अब हो जाएगा m1 xcm माइनस m1 और x1, और क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 x2 माइनस हो जाएगा m2 xcm। यहाँ पर आपने क्या कर देनी है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमने किसकी, बल्कि मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अब इसको सिंपलीफाई कर देना है। अब वो सिंपलीफाई किस तरह से करना है, अब ज़रा इसको देख लें कि एक्सियम वाले लैदा कर दें, ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो इधर ले आए इसको, ये बन जाएगा XCM M1 प्लस M2 XCM, ये सेम रहेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा M2 X2, और ये माइनस का वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो बन जाएगा M1 X1। अब इन दोनों में XCM क्या हो जाएगा, कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2, और ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाकर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो XCM इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा जी, M1 X1 प्लस M2 X2, और डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2। ये जी हमारे पास क्या हो गई जी, इक्वेशन प्रूफ हो गई हमारे पास ये इक्वेशन जी। अब हमने डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास फॉर मैनी पार्टिकल्स, तो CM फॉर मैनी पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हों। ये तो है ना 2 पार्टिकल्स के लिए, जिसमें हमने क्या किया था, x1 एंड x2, फिर हमने क्या कहा था m1, और इसका क्या कहा था हमने, m2 कहा था हमने इसको। तो ये 2 पार्टिकल्स के लिए था। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएं तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर हम देखें बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए कि सपोज दैट हमारे पास ओरिजिन से जो है बहुत से पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ द x एक्सिस y एक्सिस, और इस पार्टिकल सपोज दैट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसका रेडियस क्या होगा, r1 होगा, इसका क्या होगा, r2 होगा, इसका क्या होगा, r3 होगा, इसका क्या होगा, ओरिजिन से हमारे पास होगा r4 होगा, अप टू सो ऑन। और इसका मैस क्या होगा, m1 होगा, इसका मैस क्या होगा, m2 होगा, और इसका मैस क्या होगा, m3 होगा हमारे पास। तो अप टू सोन हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब हमने उसमें क्या करना है बेटा, इसमें हमने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास को। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है n पार्टिकल्स के ऊपर। ये जो आपको n पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें मैस मैंने आपको बता दी है mn तक है, यानी कि हमारे पास पहला मैस है m1, फिर क्या है m2, फिर क्या है m3, अप टू सो ऑन कहाँ तक है, mn तक है। तो ज़ाहिर सी बात है उनका रेडियस भी हमारे पास क्या होगा, r1, फिर दूसरे का r2, r3, अप टू सो ऑन क्या होगा, rn होगा। इस तरह अगर हमारे पास वेलोसिटी होगी v1, v2, v3, अप टू सो ऑन क्या हो जाएगी, vn हो जाएगी हमारे पास। ओके, अब उन पे जो फोर्स लग रही होगी बेटा, जाहिर सी बात है वो फोर्स क्या होगी हमारे पास, पहले पे क्या होगी F1, दूसरे की क्या होगी F2, तीसरे की क्या होगी F3, अप टू सोन क्या हो जाएगी, Fn हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि फोर्स का जनरेट करता है, एक्सेलरेशन जनरेट करता है, तो पहले का एक्सेलरेशन पार्टिकल का A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3, अप टू सोन क्या हो जाएगा, An हो जाएगा हमारे पास। अच्छा,
अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना मुनासिब समझूंगा कि हमारे पास ना जो हमने पीछे आंसर निकाला था, जो इक्वेशन हमने प्रूव की थी, उसी इक्वेशन को ही हमने लेकर चलना है। और वो निकाला था एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, वो बेटा था x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो m1 और m2 है ना, इसको आप कैपिटल M भी राइट कर सकते हैं, यानी 2 पार्टिकल्स के लिए था। वो किसके लिए था? 2 पार्टिकल्स के लिए। तो 2 पार्टिकल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि टोटल मास को किस रिप्रेजेंट करेंगे? m से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ज़रा गौर करके देखें, यहाँ पर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम क्या कर देंगे, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर XCM इज इक्वल टू, पहले का क्या होगा M1 X1, फिर क्या होगा M2 X2, फिर क्या होगा M3 X3 अप टू सो ऑन, क्या हो जाएगा MN XN डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, चौथे पार्टिकल का, अप टू सोन कहाँ तक चले जाएंगे, n तक चले जाएंगे। तो इस, क्योंकि ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, इसलिए यहाँ पर x एक्स लगाया है। ये r का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि r जो है बेटा, याद रखिएगा बात, ये जो r है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। r इज इक्वल टू होगा तो होता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के, यानी कि अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और अलोंग क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा। तो हम पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सियम का है, अलोंग x एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरह राइट कर देंगे। अब हमारे पास इतनी बड़ी इक्वेशन को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी इक्वेशन राइट कर देते हैं। कैसे बोला कि ये हो जाएगा XCM, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ में देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1/m, यानी टोटल हो गया, ये टोटल किसके बराबर है, m के बराबर है। वैसे ही जैसे m1 और m2 था, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बन जाएगा फिर वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 x1 प्लस m2 और क्या हो जाएगा x2 अप टू सोन क्या हो जाएगा xn और क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को समेशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम लोग। कैसे, XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m, और ये हो जाएगा समेशन mn और क्या हो जाएगा xn। तो ये किसके लिए है, जब आप क्या होंगे अलोंग x एक्सिस पे होंगे, जब पार्टिकल्स क्या होंगे अलोंग x एक्सिस पे होंगे। जब अलोंग जाएंगे वो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस के लिए फिर क्या लिखेंगे आप, YCM इज इक्वल टू 1/m, वो क्या होगा समेशन mn, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह पर y आ जाएगा। सिमिलरली जब आप अलोंग z एक्सिस देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ZCM इज इक्वल टू 1/m, समेशन क्या हो जाएगा mn और यहाँ पर आ जाएगा zn। और याद रखिएगा कि अगर y एक्सिस है तो y1 y2 y3 हो जाएगा, अगर z एक्सिस है तो z1 z2 z3 z4 हो जाएगा। यानी हमने x की 1 की जगह पे x2 x3 की जगह पे y रिप्लेस कर सकते हैं और z को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा अलोंग x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा या क्या होगा z एक्सिस होगा। अच्छा, अगर हमने इनकी निकालनी है वेलोसिटी, अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं सिर्फ x एक्सिस की लूँगा, y एक्सिस और z एक्सिस ये आप लोगों ने खुद करना है। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जी। तो हम अब जो है y एक्सिस वाली जो है वो वैल्यूज़ राइट कर देते हैं, वो निकाला, सॉरी x एक्सिस वाली, ठीक है, XCM इज इक्वल टू 1/m, और ये हमने निकाला था समीशन, क्या निकाला था, चलें समीशन ना राइट करें बल्कि इसको बड़ी इक्वेशन में राइट कर दें ताकि आसानी हो जाएगी। m1 x1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 x2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 m3 अप टू सो ऑन कहाँ तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा। अब बेटा डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, XCM d/dt। अब पता है कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा VCM। तो इसका मतलब 1/m वैसे तो कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब जब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ तो वो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी m1 कांस्टेंट है, लेकिन ये हो जाएगा dx1 और क्या हो जाएगा dt। तो ये क्या बन जाएगा m1 v1। इस तरह जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो वो क्या होगा, m2 तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा dx2 ओवर dt, ये हो जाएगा m2 v2। तो इन सब की वैल्यूज इस तरह डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा, क्या आंसर निकल आएगा VCM, इसकी जगह पे क्या आएगा VCM 1/m वैसे क्या वैसे। तो ये हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा m1 v1, फिर क्या हो जाएगा m2 v2 अप टू सोन कहाँ तक चल जाएंगे n तक।
इसको फिर इतनी बड़ी इक्वेशन को आप राइट करें, कैसे राइट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को फिर दोबारा राइट कर सकते हैं, कैसे भला, 1/m समीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, mn और क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, vcm, यानी हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस पेयर वेलोसिटी ले ली है। इसी तरह क्या लेंगे, y की भी, इस तरह क्या लेंगे, z की भी। अच्छा, अगर आपने इसका एस रिलेशन, अब इसका सेंटर ऑफ मास का एस रिलेशन लेना है तो फिर इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, और वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dvcm और क्या हो जाएगा, dt। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस रिलेशन acm आ जाएगा। ठीक है, अब ये असाइनमेंट आपने खुद करनी है कि एसलेशन कैसे लेंगे, या आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या निकल आता है, एसलेशन आ जाता है हमारे पास। जी, अब हमने डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास फॉर द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हमने सेंटर ऑफ मास को डिस्कस कैसे करना है। उसके लिए आपको पहले एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो समझना होगा कि हमारे पास सपोज दैट कोई भी बेसबॉल है, बेसबॉल ले लें, या आप कोई भी जो है बेसबॉल के अलावा फुटबॉल ले लें, कोई भी ऑर्डरनी ऑब्जेक्ट ले लें, तो आपको पता है कि कोई भी ऑर्डरनी ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट किससे मिलके बनता है, पार्टिकल से मिलके बनता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेटा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमें पता है एन ऑर्डरनी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे बेसबॉल या बैट जो है हमारे पास कंटेन सो मैनी पार्टिकल्स, जिसे पार्टिकल्स को आप एटम्स कह दें, मॉलिक्यूल्स कह दें, वो आपकी मर्जी है। तो ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसे कहेंगे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल्स को हमने जो अब ट्रीट करना है उसे कहेंगे डिफरेंशियल मास। इसे आप क्या कहेंगे, हम डिफरेंशियल मास। और डिफरेंशियल मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम dm के साथ। यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिफरेंशियल मास एलिमेंट, और उसको किस रिप्रेजेंट करेंगे, dm के साथ, जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब हम इसको देखेंगे सेंटर ऑफ मास, यानी कि कैसे मालूम कर सकते हैं हम इसका। जी, अब हम देखते हैं कि जो रिजिड बॉडी होता है, या सॉलिड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं, कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आप लिखेंगे डेल्टा m। और डेल्टा m मीन्स टू से दैट वेरी स्मॉलेस्ट, मीन्स टू से डेल्टा m अप्रोचेस टू जीरो, यानी इतने स्मॉलेस्ट होते हैं। तो आपने जो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, xcm इज इक्वल टू 1/m। अब आपने क्या पुट करना है, लिमिट डेल्टा m टेंस टू 0 समीशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा mn, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आपने जब आप इसको ख़त्म करेंगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म में राइट करेंगे समीशन को, तो ये हो जाएगा 1/m x, मैंने क्या कहा था कि ये dm, ये डेल्टा m क्या बन जाएगा, dm की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल मास, क्या कहेंगे इसे हम, डिफरेंशियल मास कहेंगे। यानी इसे आपने क्या डिस्कस करना है, डिफरेंशियल मास एलिमेंट, किसको बोला, dm को। इसी तरह जब आप अलोंग y एक्सिस में जाएंगे तो y एक्सिस में क्या लिखेंगे, ycm इज इक्वल टू 1/m लिमिट डेल्टा m टेंस टू 0, यानी y एक्सिस में जो पार्टिकल्स हैं, समीशन डेल्टा mn, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn, इसको क्या लिखेंगे, 1/m, और ये हो जाएगा x की जगह पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस कर दें y, और ये dm सेम। सिमिलरली z के लिए क्या हो जाएगा, 1/m, ये हो जाएगा z, और साथ में क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा हमारे पास। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के क्या थे हमारे पास, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के मैथमेटिकली फॉर्म थी। अच्छा, अब जो हमारे पास मैस होता है बेटा, वो आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बताता चलूँ कि जो हमारे पास मैस होता है, उस मैस में हमारे पास, आपने ये बात पढ़ी हुई है क्या बोला, कि हमारे पास जो मैस और वॉल्यूम और डेंसिटी, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर ही बताता हूँ कि हमारे पास जो है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने xcm के अलोंग लेना है तो इस m की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ यूँ कि रो इंटू वी इज इक्वल टू m। तो आपने इस m की जगह पर क्या पुट कर देना है, इस m की जगह पुट कर देना है 1/ρv, और साथ में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, साथ में आ जाएगा x, और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी, अब ये फिर dm दिया हुआ है, यानी यहाँ पर अगर मैं इसे राइट करूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, और हो जाएगा dv। अब आपको ये समझ नहीं आई होगी कि इस dm की जगह पर मैंने रो dv क्यों पुट किया है। भाई मैस इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
तो सिमिलरली बात है बेटा, जब डी एम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है और वॉल्यूम क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी ये हमारे पास रो से रो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, 1/v, ओके, और आ जाएगा x और साथ में आ जाएगा dv। इसी तरह आपने y एक्सिस का निकालना तो क्या हो जाएगा 1/v, यहाँ पे क्या हो जाएगा y और क्या हो जाएगा dv। z का निकालना तो क्या हो जाएगा 1/v, ये क्या हो जाएगा z इंटू क्या हो जाएगा dv हो जाएगा हमारे पास। यानी ये एक्सियम के लिए था, ठीक है, ये किसके लिए होगा, YCM के लिए, यानी ये हो जाएगा YCM के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा ZCM के लिए। ये वो है जब इक्वेशन में आपने डेंसिटी को डिस्कस करना है, वरना जनरली हमारे पास ये इक्वेशन होगी। अब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, डिफरेंट मास थे हमारे पास। तो कंसिडर थिन रॉड ऑफ मास m एंड द लेंथ l लाइंग अलोंग द x एक्सिस। ये आपको एक रॉड नज़र आ रहा है, इस रॉड की टोटल लेंथ क्या है बेटा l है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, छोटा सा एक पार्ट ले लिया जिसको किसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ dx है। सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। अब ज़रा इसको आपने गौर से देखना, वेरी इजी है। तो कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट dx, छोटा पार्ट ले रहे हैं ना हम, मैंने क्या कहा था छोटे छोटे पार्टिकल्स पे ये क्या कंसिस्ट करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा dx, एंड लेंथ इज dx एंड मास इज dm। द मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसका ले रहे हैं ना, तो सिर्फ m और क्या हो जाएगा l को आप क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को स्मॉल l लिख दें, आपकी मर्जी, क्योंकि कैपिटल L तो लिखा हुआ है यहाँ पर उन्होंने। तो अब बेटा ये यहाँ पर डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dm का आंसर क्या हो जाएगा लैम्डा dx। वरना जनरली क्या होता है, अगर हम होल का लेंगे तो फिर ये dv ख़त्म कर देते हैं हम लोग, dv क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m और l, या m क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर l डिवाइड वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा l। अब आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास याद है, XCM इज इक्वल टू, वही बताई थी मैंने आपको। अब 0 से लेके L तक ये लिमिट्स हैं इसकी, यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक लेंथ पता नहीं कितनी है, हमने जनरली क्या पुट कर दिया, L पुट कर दी है 1 और m x dm, क्योंकि अलोंग x एक्सिस में है। तो अब आपने क्या करना है, XCM इज इक्वल टू 1 ओवर m की वैल्यू क्या निकाली है बेटा, m का आंसर क्या निकाला था लैम्डा l, तो ये आ गया। ये dm का आंसर क्या निकाला था आपने, ये निकाला हुआ, ये यहाँ पर पुट कर दें। जैसे यहाँ पर पुट करेंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 और l x स्क्वायर ओवर 2। क्यों ये x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ली है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो पावर में ऐड और नीचे भी। अब लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और l डॉट 1 और 2l स्क्वायर। तो ज़रा गौर करके देखें, तो हमारे पास एक l से एक l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉड हमारे पास जो यूनिफॉर्म रॉड है उसकी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 1 ओवर 2l हो जाएगी। y एक्सिस में लेंगे तो यहाँ पे y लिख देंगे, z एक्सिस में लेंगे तो यहाँ पर z लिख देंगे हम लोग। अब हमने लेना है जी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई हैं, यहाँ पर भी वही बातें हैं ये वाली। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस की है, ये आप लोगों ने खुद करना है, जनरली सी बात है। उसका भी आंसर क्या निकलता है 1 ओवर 2l, कोई भी डिफरेंस नहीं है सिलेंडर का और इसका एक ही है हमारे पास जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल। यानी हमने अब लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, या जनरली मोमेंटम भी कह सकते हैं इसको। तो कैसे डिस्कस करेंगे हम लीनियर मोमेंटम, आप 9-10 से पढ़ते ही आए हैं कि प्रोडक्ट लेते हैं किसका, p इज इक्वल टू m क्रॉस v। m से मास होगा, v से वेलोसिटी होगी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्या पुट किया हुआ है, एरो पुट किया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि m तो कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, p के होगा। एज मोमेंटम इज अ प्रोपोर्शनल टू v, then momentum p of a particle depends upon the reference frame of the observer। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही आप लोग चेंज करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, बट आपको एज इट इज सिंपल सी बात है वो जो याद करनी है, क्या बोला, लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द लीनियर वेलोसिटी v विच इज मूविंग। यानी कि वेलोसिटी अगर हमारे पास कोई ना कोई होगी तो मोमेंटम होगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम एट अ हाई स्पीड। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, मैंने आपको अभी बात बताई है कि एट अ हाई स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट,
ये है मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो मोमेंटम है ना p इक्वल टू एम वी, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि बॉल ले लें, क्रिकेट बॉल ले लें, ट्रेन ले लें, बस ले लें, उनके लिए। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट हैवी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तब मोमेंटम के लिए हम फिर मॉडर्न फिजिक्स में जो डेरिवेशंस हैं वो हम हमारा कोर्स में शामिल तो नहीं है, बट ये है कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसमें लेक्चर्स में इसको देख सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ हाई स्पीड, ये इसकी डेरिवेशन भी है, बट आपको एज इट इज़ याद करनी है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, मास नोट क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी नोट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको प्रूव करना चाहें सेकंड से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड से क्या कर दे डिवाइड कर दिया। तो अब जरा गौर कर देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन नहीं होता, और ये सेकंड वैसे क्या वैसे आ गया। ये 9/10 वाली बातें हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो है, क्योंकि मैं आपको ये एक्चुअली मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ थ्योरेटिकली, एक्चुअली ये एफएससी में हैं बातें ये वाले, ठीक है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चाहता हूँ कि लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनका आपस में रिलेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, डी पी और डी टी, मीन्स टू से दैट मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो क्या निकल आएगी, फोर्स निकल आएगी। अब मोमेंटम में चेंज से फोर्स कैसे निकलती है आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम की, मैं चलें आपको बताता हूँ कि ये कैसे डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ के समेशन एफ के कैसे निकला। ये समेशन एफ का मतलब ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिन पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह डी पी और डी टी इज इक्वल टू एफ के किस तरह से निकला। अब देखें कि हमारे पास है डी पी ओवर डी टी। अब डी पी का मतलब क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है एम वी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा एम वी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डी लगा दें और यहाँ पर भी क्या लगा दें डी लगा दें। तो मैथ तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वी ओवर क्या हो जाएगा डी टी। अब डी वी ओवर डी टी आपको पता होना चाहिए क्या है एम, ये होगा ए के वेलोसिटी में चेंज। अब एम में खुद किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। तो देखें हो गया प्रूफ, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा प्रूफ। अब आप यहाँ पर देखें, क्योंकि समेशन में हमें पता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वेयर समेशन एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बहुत से पार्टिकल्स थे। फॉर सिंगल पार्टिकल तो से ऑफ अ कांस्टेंट मास दिस फॉर्म समेशन एफ इज इक्वल डी पी और डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वलेंट टू दिस। ये देखें वो बात बताई मैंने आपको, न्यूटन सेकंड लॉ में एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम में, तो इस एफ की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, ये एफ इज इक्वल टू डी पी और डी टी होता है। वही बात जो भी मैंने आपको बात बताई है कि पी की जगह पे क्या हो जाएगा एम वी हो जाएगा, डी और डी टी पुट कर दें, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो एम में नहीं आ गया। ये तो प्रूफ होनी गया हमारे पास एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास डी पी और डी टी। तो डी पी और डी टी क्या है, मोमेंटम है, और एफ क्या है हमारे पास फोर्स है, और क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम में होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम का रिलेशन ये है हमारे पास। लेकिन जब वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे, हाउएवर एट अ हाई स्पीड, हाउएवर एज अ हाई स्पीड रिलेटिव टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूटन, ये फिजिक्स की एक और ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूटन सेकंड लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स इज नॉट वैलिड। यानी फिर एफ इज इक्वल टू एम में वाला चक्कर नहीं होगा यहाँ पर, वहाँ पर फिर एक नई चीज़ होगी जिसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है फिलहाल, वो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। वो होगा पी इज इक्वल टू एम वी वन माइनस वी स्केयर और सी स्केयर अंडर रूट। वी से वेलोसिटी है, सी से हमारे पास स्पीड ऑफ टाइम है, सॉरी स्पीड ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास, और ये अंडर रूट आ गया। ये इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें कि रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड मोमेंटम पी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1 और 2 mv का स्क्वायर। तो मैं इसी क्वेश्चन को m से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2m, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा m का स्क्वायर। तो ज़रा गौर कर देखिए mv होल का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा हमारे पास। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा, इसका प्रूफ अभी है नहीं हमारे पास हमारे कोर्स में। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है पहले के लिए मोमेंटम क्या था एम वी, बहुत सारों के लिए क्या होगा हमारे पास। अगर हम मैं मोमेंटम ले लूँ, सपोज दैट कि ये हमारे पास मोमेंटम दिया हुआ है, ये जो ऊपर थ्योरी है ना वही बता रहा हूँ मैं आपको कि मोमेंटम है टोटल, ये पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, अप टू सोन का हो जाएगा एन पार्टिकल्स का। तो पहले पार्टिकल क्या होगा m1 v1, दूसरे पार्टिकल क्या होगा m2 v2, अप टू सोन क्या हो जाएगा mn और vn। अब आल्सो वी नो दैट
कि